विनय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला जो हम लोग का लेक्चर था जिसमें मैंने फंडामेंटल ज्योग्राफी में आपको सिलेबस बताया था, क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 11 के साथ मैंने सिविल का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आप ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और उतने ही चीजों का हम लोग बात डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो तमाम तरह की थ्योरीज आती है, बट आपको 11th 12th बेसिस पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार जरा फिर से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लासेस आपके बीच में ऐसी हमारी जाती रहेगी, और आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते होंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे पृथ्वी के इसके बारे में, पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में। ठीक है। तो पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में बात करने से बात करते हैं कि पृथ्वी की origin कैसे हुई। ठीक है। इस खास अवसर में बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कंसेप्ट के बारे में। ठीक है। उत्पत्ति से संबंधित जो वैज्ञानिक जो संकल्पनाएं हैं, जो कंसेप्ट है, चर्चा हम लोग इस क्लास में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक का नेम ही होगा, टॉपिक का नेम है की उत्पत्ति से संबंधित संबंधित संकल्पना से, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमारी संकल्पना है, जो कंसेप्ट है। देखिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है। दोस्तों इस बारे में, इस कंसेप्ट में तमाम तरह की संकल्पनाओं का प्रस्तुत किया गया, सब तमाम तरह की संकल्पनाएं दी गई। ठीक है। तमाम तरह की संकल्पनाएं देने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो जितनी भी संकल्पना दी गई थी, जितनी भी संकल्पनाएं आपके द्वारा मतलब जितनी भी संकल्पनाएं दी गई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। ठीक है। जैसे मेन तो ये है कि महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी आज के मामले में नहीं, कि आज के बारे में या वर्तमान में सबसे सर्वमान्य संकल्पना वही है। बट ये ऐसा नहीं कि हम लोग बाकी सारी संकल्पनाओं को देख छोड़ देंगे। ठीक है। तो बस हम उनके नाम और उससे थोड़ा बहुत फैमिली होते हैं, वो भी काम में पूछे जाते हैं आजकल। तो दोस्तों पहली पॉइंट है, पहला तर्क ये निकल के आता है, पहला तर्क ये निकल के आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित होनेस्टी कंसेप्ट, यानी निकल के आता है आपका होनेस्टी, होनेस्टी कंसेप्ट, होनेस्टी कंसेप्ट यानी कि होनेस्टी कंसेप्ट का सीधे सीधे तात्पर्य अगर मैं आपसे या मैं आपको यहाँ बताऊँ, होनेस्टी कंसेप्ट की अगर हम सीधे सीधे बात करें यहाँ पे, तो ऐसा उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदत व्यवहारिक संकल्पना। ऐसा इसमें ये माना जाता है कि जो भी शासन, जो भी हमारा जितना भी सोलर सिस्टम है, यानी कि जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, वो सभी ग्रहों की रचना कहते हैं एक तारीख से उत्पत्ति से मानी गई। ठीक है। किसे मानी गई है? एक तारीख की उत्पत्ति से मानी गई है। सभी कल संकल्पना किसे मानी गई दोस्तों? एक तारीख की उत्पत्ति से मानी गई। ठीक है। इसी को हम लोग इसी को नाम दिया गया मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या नाम दिया गया? इसी का नाम दिया गया मोनिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है। क्या नाम दिया गया इसको? मोनिस्टिक कंसेप्ट का नाम दिया गया मोनिस्टिक, मोनिस्टिक कंसेप्ट। चलिए, क्या नाम दिया? मोनिस्टिक कंसेप्ट का नाम दिया गया। ठीक है। और इसमें सर्वप्रथम आप देखेंगे कौन कौन से, इसमें कौन कौन से लोग मतलब कितने ऐसा मतलब थॉट दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इमैनुअल कांट की, हम अगर हम बात करें एग्जाम्पल मिलते हैं, देखिए क्या ऐसे चल रही है, थोड़ा सा इसमें कॉपरेट करेंगे आप लोग। इमैनुअल कांट की, क्या नाम था उसका? इमैनुअल कांट। ठीक है। कांट साहब ने कौन सी संकल्पना दी? कांट साहब ने एक वायव्य राशि निकली,
कांट की वायु, कांट साहब ने कौन से संकल्पना दी? कांट के वायु की राशि, वायु की राशि संकल्पना को, कंसेप्ट को क्या किया उन्होंने, अप्लाई किया, और इन्होंने ये बताया कि भाई जो मेरा थॉट है वो न्यूटन के लॉ पे आधारित है। इसके लॉ पे आधारित है, न्यूटन के लॉ पे आधारित है, न्यूटन लॉ, न्यूटन के लॉ पे आधारित है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ठीक है, प्रति शब्द जो स्टार्ट फेज था, जो स्टार्ट फेज था, ठीक है, उसको स्टार्ट करने का काम सबसे पहले कांट महोदय ने किया, और कांट महोदय ने कब किया? 1755 में किया। कब किया इन्होंने? कांट महोदय ने 1755 1750 में काम करने का, 1750 में ऐसा इस संकल्पना देने की कोशिश की कांट महोदय ने। कब दिया इन्होंने? आपके 1755, सॉरी 1755, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जिसने संकल्पना प्रस्तुत की वो आपके कांट महोदय थे, 1755 में। बट ये प्रोसेस यहीं तक नहीं रुका दोस्तों, इसके आगे भी तमाम तरह के लोग, लेकिन इनका ये मानना था कि एक ही पूरे यूनिवर्स में एक ही कोई तारा था, उस तारे से टूटने के बाद बाकी सारे जितने भी सौरमंडल है, ठीक है, उन सभी का निर्माण हुआ, जिसमें कि कांट महोदय ने अपना स्थान प्रस्तुत किया। इसके बाद क्या था? इसके बाद आप देखेंगे के तुरंत बाद, इनके तुरंत बाद एक और लोग, उनका नाम क्या है? प्रोवास स्टोक्स लेते हैं। यानी कि इनके तुरंत बाद लाप्लास, क्या नाम इनका? लाप्लास महोदय, लाप्लास महोदय ने क्या काम किया कि 1769 के टाइम पे, 1769 के टाइम पे इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने इनकी अपनी एक थ्योरी लॉन्च की, किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड? इन्होंने अपनी एक बुक को, उनका नाम लिखा, और किताब का नाम था दोस्तों, किताब का नाम आप लिखेंगे एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। और इस किताब में इन्होंने, ये किताब पब्लिश की 1769 के टाइम पे, और इस किताब में इन्होंने क्या काम किया ये भी बताने का प्रयास किया कि हाँ, उन्होंने इस किताब में बताने का प्रयास किया कि हाँ, पृथ्वी का पृथ्वी की जो फॉर्मेशन के साथ साथ पानी जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, सब का फॉर्मेशन एक ही तारे से हुआ। और इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या नाम, नेबुला हाइपोथेसिस का नाम दिया, जिसको निहारिका के नाम से भी जानते हैं, निहारिका, निहारिका कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, निहारिका कंसेप्ट, निहारिका कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से भी कि थॉट्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक हमने आपको दो विद्वानों के बारे में आपको बताया। पहला चीज आपका कार्ट मॉडल, दूसरा आपका लाप्लास मॉडल। अब आगे देखिए, कहने का मतलब साफ साफ ये है कि हाँ से इन्होंने अपने अपने थॉट दिए, लेकिन जिन्होंने जिस टाइम पे इन लोगों ने अपने थॉट दिए, उस टाइम पे इनका थॉट बहुत ज्यादा फेमस था, ऐसा नहीं कि फेमस नहीं थे, बहुत फेमस थे। लेकिन वर्तमान अगर परिदृश्य को देखा जाए, अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए, कहीं ना कहीं इनके थॉट की अगर हम बात करेंगे, अगर कहीं ना उनके थॉट की बात करेंगे, ठीक है, आज के टाइम पे इनकी जो भी संकल्पना है, जो भी संकल्पना है वो मान्य नहीं, जो भी संकल्पना है दोस्तों वो आज के टाइम पे मान्य नहीं है। क्लियर? क्या मेरी बात है आपको समझ में आ पा रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब ये कि स्टार्टिंग में तो सही था, स्टार्टिंग में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे इनकी संकल्पना बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, चीजों को समझा गया। बट आज इन संकल्पनाओं का उतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज हमारे साइंस बहुत ज्यादा आगे चल चुका है, और आप मॉडर्न सीरीज आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सीधे सीधे ये पूछेगा कि नेबुला हाइपोथेसिस क्या है, या मोनिस्टिक कंसेप्ट के को किसने लॉन्च किया, या मतलब कौन उसके समर्थक है, ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आज के टाइम। एक दूसरा कंसेप्ट आया, एक दूसरा कंसेप्ट आया,
यानी कि सीधे सीधा आप ये कह रहे हो कि अगर अर्थ की फॉर्मेशन की अगर मैं अपने शब्दों में बात करूँ, अगर अर्थ की फॉर्मेशन की अगर मैं अपने शब्दों में बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। और मान के चलो ये अर्थ है, पृथ्वी है, और यहाँ पे दो तरह की संकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। पहले चीज तो पहले संकल्पना में क्या कहा गया कि अ, एक ही यानी कि मोनिस्टिक कंसेप्ट, यानी किसकी बात की गई, मोनिस्टिक कंसेप्ट की चर्चा की गई। इसके दोस्तों मोनिस्टिक मोनिस्टिक कंसेप्ट की चर्चा की गई। और दूसरी संकल्पना में क्या कहा गया, दूसरी संकल्पना में कहा गया कि आप लोग तो पैरेंटल हाइपोथेसिस या ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस की बात की गई। ड्यूलिस्टिक ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट की बात की गई। इसकी बात की गई, ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट की बात की गई। दो संकल्पनाएं हैं तो साफ साफ निकल के आती हैं, ठीक है। एक था आपका मोनिस्टिक कंसेप्ट और दूसरा आपका ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट। तो आपने क्या देखा है कि मोनिस्टिक कंसेप्ट में, तो हमने यहाँ पे देखा कांट महोदय ने जो वायव्य राशि संकल्पना दी, कांट के वायव्य राशि की संकल्पना देखा, लाप्लास की, यानी कि हमने यहाँ पे दो बात की, कांट एवं कांट और लाप्लास महोदय की, तो यहाँ पे चर्चा हम करते हैं। अब आगे बात करते हैं लोग, अगर आगे बात करें, आगे में हम बात करेंगे ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट। ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट मतलब ये, इसको हम लोग दो और नामों से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको आप कहते हो बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। और और इसी चीज को आप एक और नाम से जानते हो, इसको हम लोग, हाँ, ये तो नाम इसके लिए फेमस है, एक तो ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है, बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। इसके कहने का साफ साफ मतलब ये है दोस्तों, इसके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि पृथ्वी की रचना, पृथ्वी के साथ जितनी भी ग्रह है सबकी रचना, ठीक है, कैसे की गई है, सबकी रचना कहीं ना कहीं दो तारों के मिश्रण से की गई है। इससे की गई है, दो तारों से की गई है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किससे की गई है, दो तारों से, दो तारों से की गई है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस, कुछ ऐसी ऑथर राइट वन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट में चैम्बरलिन की अणु संकल्पना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट निकल जाएगा चैम्बरलिन, चैम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना, ग्रहाणु संकल्पना, इसको लॉन्च किया था, इसको चैम्बरलिन ने स्टार्ट किया था 1905 में। अब देखिए जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चैम्बरलिन ने ग्रहाणु संकल्पना दी थी, ठीक है, प्लेंटर प्लेंटल हाइपोथेसिस दिया था, या जो भी लाप्लास ने दिया था, मैंने यहाँ का संकल्पना दिया था, कांट ने आपका, जितनी संकल्पना थी यहाँ पे सब सीरियस नाम आप लोग याद रखिए। यहाँ पे बहुत, इसमें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्चुअली में वो चीजें वहां से क्वेश्चन आज के टाइम में उठाने का, ठीक है। आप लोग बस इतना रखें कि हाँ किस विद्वान ने कौन सी संकल्पना को प्रस्तुत किया, इसकी चर्चा आप लोग यहाँ पर रखें। उसके बाद फिर आप देखेंगे दूसरा दूसरे ऑथर आते हैं, जेम्स जीन्स की ज्वारी संकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस बाय टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेम्स जीन्स, ठीक है। जेम्स जिसकी क्या था, जेम्स जिन्स ने क्या नाम दिया, टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसको इन्होंने लॉन्च किया था दोस्तों 1919 में, 1919 में, ठीक है। और फाइनली जेफरीज ने क्या काम किया, इन्होंने 1929 में लॉन्च कर दिया। लेकिन जेफरीज महोदय ने काम किया, इस हाइपोथेसिस को थोड़ा बहुत चेंज करके, इस हाइपोथेसिस में थोड़ा बहुत चेंज करके जेफरीज जेफरीज महोदय ने इसको पुनः लॉन्च कर दिया 1929 में। कब लॉन्च कर दिया आप देखेंगे, 1929 में उन्होंने तुरंत लॉन्च कर दिया जेफरीज महोदय ने, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीजों को समझने का अगर आप प्रयास करें, हाइपोथेसिस जस्ट लॉन्च करके, नो डाउट उसमें कोई डाउट भी, लेकिन कंडीशन क्या निकल के आई, कंडीशन ये निकल के आई, कंडीशन ये निकल के आई दोस्तों कि जेफरीज महोदय ने क्या काम किया, अपनी इसी हाइपोथेसिस को
जेफरीज महोदय ने, जेफरीज जेफरीज ने 1929 1929 में क्या काम किया, इसको रीलॉन्च कर दिया, री लॉन्च कर दिया। ठीक है, क्या काम किया, रिलॉन्च कर दिया, दोबारा इसको प्रतिपादित कर दिया। इसने क्या था आपका, जेफरीज मॉर्गन ने। अब इनका जरा बात को समझने का प्रयास, इनके कहने का मतलब क्या था, उन्होंने ऐसा जो हाइपोथेसिस दिया था, उसके कहने का मतलब क्या था, इनके कहने इनके कहने का साफ साफ मतलब था, सूर्यमंडल का निर्माण, जो सौर मंडल है आप देखेंगे तो हमारा सौर मंडल है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का निर्माण, इन्होंने ये तर्क दिया कि एक डिस्कशन दिया कि भाई एक ही वस्तु से नहीं हुआ, उनका साफ साफ मतलब था सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अलावा ऑर्बिट में एक और तारा था जिससे उसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है, जिससे उसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होता है, जिससे इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे इन्होंने बताया। अब एक डायग्राम से मैं आपको चीजों को और क्लियर करके बताना चाह रहा हूँ, आप डायग्राम के माध्यम से ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान के चलिए ये एक तारा है, ठीक, ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये अपनी ऑर्बिट में क्या काम कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, और ये हमने सन है, सन है। ठीक है, तो ये जो सन था, ठीक है, ये अपने एक्सिस से कुछ जैसे ही संपर्क में आया, ठीक है, जैसे संपर्क, क्योंकि सूर्य भी क्या है हमारा, सूर्य भी हमारा एक तारा है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा माना, ऐसा ये माना कि ये आप देखेंगे कि जो आपका ये स्टार है, इसके संपर्क में जैसे आता है, ये अपने बेस से, यानी कि अपने अपने आप कह लो कि अपने आकार में कहीं ना कहीं फिलामेंट की तरह, इस तरह से फिलामेंट की तरह निकलने लगती है, फिलामेंट की तरह निकलने लगता है। और ये जितना इसका मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, खिंचाव जो काम कर रहा है, इसी खिंचाव की वजह से क्या होता है, इसी खिंचाव की वजह से, एक अलग डायग्राम में देख लेते हैं, इसी खिंचाव की वजह से मान के चलिए कि फिलामेंट जो है ये अलग होगा, यानी कि ये क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट सीन ये है, और सेकेंड सीन आपका ये, मैंने क्या बताया, कैसे बताते हैं, पैरेंटल हाइपोथेसिस या बाय पैरेंटल हाइपोथेसिस का साफ साफ मतलब ये था, सौर मंडल में जितने भी लोग, जितने भी आप देखेंगे कि तारे बने हैं, ठीक है, तो बनने के पीछे साफ साफ रीजन ये है, उनका ये माना गया कि भाई इसमें क्या कंडीशन आ गई कि सूर्य के साथ साथ कोई एक तारा और मजबूत था, मतलब मौजूद था हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, जिसके खिंचाव के कारण मतलब एक फिलामेंट बना, और फिलामेंट के अलग होने से ही, उसी फिलामेंट के अलग होने से ही, ठीक है, बाकी सूर्य के साथ साथ बाकी सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सीन है, और यहाँ पे सेकंड सीन का निभा बता दिया, यानी कि क्या है, एक तरह से कह सकते हैं आपकी फिलामेंट फिलामेंट की वजह से ही ऐसा हो पाया, फिलामेंट की वजह से ऐसा हो पाया, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक, इसके साथ साथ तमाम तरह की और परिभाषा दी गई, इसके साथ साथ तमाम तरह की और परिभाषा दी गई, लेकिन रियलिटी ये है कि वर्तमान समय में, अब सीधे सीधे उस बात पे चलता हूं, ठीक है, वर्तमान समय में जो आज के टाइम में जो परिभाषा, जो definition, जो थॉट मान्य है, वो है आपका बिग बैंग थ्योरी। जो क्लास आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्लास 11th एनसीईआरटी में भी यही सब दी गई है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या इसका नाम है आपका बिग बैंग थ्योरी की बात होगी, हम करेंगे क्लास, सॉरी इससे जो आज के टाइम जो आज के टाइम में बिल्कुल स्वयं है। ठीक है, जरा हम बात करते हैं एक्चुअल डिफिनेशन, इसका नाम है आपका बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। एक इनका ये मानना था कि स्टार्ट में एक एटम था, अणु था, और इसमें विस्फोट होता गया। ठीक है, इस विस्फोट के कारण ही जैसे जैसे इसमें विस्फोट हुआ, ये अपने आप में फैलने लगा, ये अपने आप में क्या होने लगा, ये अपने आप में फैलने लगा। ठीक है, ये अपने आप में क्या होने लगा, फैलने लगा, यानी कि जैसे जैसे विस्फोट होता गया, वैसे वैसे चीजें इसमें क्या होती गई, फैलने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, जैसे मान के चलो स्टार्ट में ये सिर्फ था, स्टार्ट में क्या था, यहाँ पे अच्छा मतलब एक ही परमानेंट अपना, इसमें जैसे ही विस्फोट हो तो अपने से कई आकार गुना, यानी कि इसका विस्तार होता गया, आप देख सकते हैं हमें विस्तार हो रहा है। ठीक है,
जैसे यहाँ भी विस्फोट हुआ तो फिर यहाँ पे साउंड लगा, यानी कि चीजें बढ़ती गई। और बढ़ने के साथ साथ इसी को आज के टाइम में ऐसा मान्यता दी जाती है कि जो हमारा महाविष्णु सिद्धांत है, यानी कि यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। अब इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा इसके बारे में सुन लें। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के एक उपयोगिता थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे जॉर्ज लेमेंटे लेमेंट या जॉर्ज लेमेंट्रे के नाम से भी उनको जानते हैं, जॉर्ज लेमेंट्रे के बारे में। ठीक है, जॉर्ज लेमेंट्रे ने क्या काम किया कि 1894 जो 1894 टू 96 में ये कंसेप्ट को इस कंसेप्ट को लॉन्च किया। उनका ये मानना था कि नहीं, पृथ्वी और यूनिवर्स के ओरिजिन के पीछे कहीं ना कहीं यही संकल्पना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें बताया गया है। ये संकल्पना इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें बताया गया है। फिर आगे क्या बताया गया इसमें, कि जरा बात मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे किस और की फैक्ट्री निकल के आई। एक चीज तो कंफर्म हो गया, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी हमारे यूनिवर्स में एटम, परमाणु, जो भी चीजें, उनके विस्फोट के कारण ऐसा नहीं कि उसमें संकुचन हो और भी ज्यादा विस्तारित, यानी कि बहुत ज्यादा वो फैलने लगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे इस कंसेप्ट की जो एक्चुअल डिफिनेशन, एक्चुअल मतलब जो डिफिनेशन देने का प्रयास किया और दिया गया रॉबर्ट वेगनर, यानी कि वेगनर साहब ने दिया 1967 के टाइम पे वेगनर साहब ने ये चीज करना। इनका ये मानना था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 मिलियन ईयर एगो, यानी कि जो हमारे यूनिवर्स है, इस शोध के अकॉर्डिंग ये पता चला कि हमारे यूनिवर्स की जो जो टाइम टेबल है, यानी कि 15 बिलियन वर्ष पहले ही हो चुकी थी। आप इसको कह सकते हो 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 15 अरब वर्ष पूर्व ही हम मान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही इसमें इस बात का भी बड़ा कहता है कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी थ्योरी ठीक है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेशनरी थ्योरी क्या करती है, इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश करती है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। बट वेगनर साहब की थ्योरी ये बताती है कि नहीं, इन्होंने क्या काम किया जाएगा मतलब बिग बैंग थ्योरी में। बिग बैंग थ्योरी जो आज का एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, उस सिद्धांत में इस बात का जिक्र किया गया है कि नहीं, एक जो आज के टाइम पे सबसे सर्वमान्य सिद्धांतों में से माना था, आपको ध्यान रखिएगा। एक एटम था, इसमें विस्फोट हुआ तो अपने आप से एकदम बिल्कुल एक्सपेंड होने लगा। फिर विस्फोट हुआ, फिर एक्सपेंड होने लगा, फिर विस्फोट हुआ, फिर एक्सपेंड होने लगा। कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसी वजह से ये चीजें आज हमारा यूनिवर्स, हम देखते हो कि तमाम बहुत बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। और हमारे यूनिवर्स में हमारे इसमें तमाम तरह की सोलर सिस्टम्स पाए जाते हैं, सोलर सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। उसी की रचना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रचना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में सिर्फ हम इतनी बात करते हैं, और अगले लेक्चर में बताऊंगा प्लैनेट्स, ग्रहों के ऊपर से संबंधित थॉट, यानी कि कौन सा ग्रह कितना एंगल क्रिएट करता है, कितना एंगल आपका नहीं क्रिएट होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार तो ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बार आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। पहली चीज तो ये कि जितनी भी चीजें मैं आपको छोटे छोटे ग्रुपों में बता रहा हूँ, आप पॉइंट्स लिखिए कि इसको आपको बहुत बेकायदा नोट डाउन करते रहे। थोड़ी बहुत लिखने की समस्या आ रही है अभी, पेंटेन से मैं बहुत फेमिलियर हुआ नहीं हूँ, बट कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस चल रही है और बहुत ज्यादा सुधार हो गया, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी बात, चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और इसमें हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ लोग बात करेंगे, बात जैसे सिविक्स हुआ या हिस्ट्री हुआ, उनकी कंसेप्ट भी हुआ लोग आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। बस बट कुछ टॉपिक्स हमारा सिविक्स का, सॉरी, ज्योग्राफी का हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग उस पर भी आएंगे। एक बार अपना चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना रिव्यू, जो भी रिव्यू आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग देते रहे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।